हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 27 ऑफ नवंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस आपके सेशन का। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आपका सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आपका आ गया है। जितने भी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिपरेशन में एस्पिरेंट्स लगे हुए हैं उन सभी को बहुत ही ज्यादा इंतजार था इस बात के लिए कि छत्तीसगढ़ का इस बार सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो गाइस, आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। प्रिपरेशन को फर्निश करने के लिए हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से एक आपका टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। उसमें टोटल आपको मॉक टेस्ट इंक्लूड करके 38 टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको अगर यहां पर कोई इंटरेस्ट होगा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या कुछ भी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दिया गया है, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहला आपको यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ की अभिन्न संस्कृति गोदना के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो आर्ट और कल्चर के साथ साथ आपका यहाँ पे करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन चुका है। रीजन करंट अफेयर का क्यों बना है? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो गोदना संस्कृति है इसको बचाने के लिए इसमें नए नए तरीके से आपका स्टार्टअप्स किया जा रहा है। इसको संजोने के लिए अगर हम बात करें, प्रिजर्व करने की अगर हम बात करें तो इसके संरक्षण हेतु अलग अलग प्लानिंग्स चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो गोदना है, गोदना को अगर हम बात करें तो ये आपका श्रृंगार, ध्यान रखेंगे, स्वर्गिक अलंकरण के नाम से जाना जाता है। पहली चीज आप इसका नाम याद रखेंगे कि ये गोदना जो है स्वर्गिक अलंकरण, इसके अलावा अमर श्रृंगारिक गहने का रूप में भी जाना जाता है। अमर श्रृंगारिक गहना के रूप में भी जाना जाता है। तो अब हम यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स हमारे पास मेंशन किए गए हैं इन सारे स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखेंगे और वन बाय वन चेक करेंगे कि वेदर वन इट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, पहला है आपके पास अभिन्न संस्कृति के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो ये एक प्राचीन कला है, ऑब्वियसली ये सही है, प्राचीन कला है, काफी टाइम से, एंशिएंट टाइम से हम इस चीज को देखते आ रहे हैं। दूसरा इसका पार्ट है विश्व भर में आदिवासी संस्कृति का अंग माना जाता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज एंशिएंट टाइम से हमारे यहां देखने को मिलेगा और इसका संबंध अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ट्राइबल्स पीपल से है तो ट्राइब पीपल में अगर आप देखेंगे तो विश्व भर में अलग अलग जनजातियां रहती हैं। विश्व भर की अलग अलग जनजातियां आपको देखने को मिलेगी। अमेरिकन कंटिनेंट में आपको देखने को मिलेगा, अफ्रीकन कंटिनेंट में, इंडियन प्लेट में आपको देखने को मिलेगा। हर जगह पे डिफरेंट टाइप का, साउथ ईस्ट एशिया की बात करूं, सेंट्रल एशिया की बात करूं, कहीं ना कहीं ये ट्राइब्स आपको मिलेंगे। तो इन सभी में पहला जो स्टेटमेंट है आपका कि गोदना प्राचीन कला है, दैट इज एन एंशिएंट आर्ट। एंशिएंट आर्ट के साथ साथ वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पूरे विश्व भर में आदिवासी संस्कृति का यानी कि ट्राइबल कल्चर का एक पार्ट माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट वन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोदना को अमर श्रृंगारिक गहना या स्वर्गिक अलंकरण भी कहते हैं। तो इसका मतलब है ये आपको गोदना के दो नामों के बारे में बात कर रहा है, दैट इज अमर श्रृंगारिक गहना एंड स्वर्गिक अलंकरण। तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है आपको इस संस्कृति को बचाने के लिए राज्य के सरगुजा जिला क्षेत्र में लखनपुर और उदयपुर में कपड़ों पर गोदना आर्ट की चित्रकारी की जा रही है। थर्ड स्टेटमेंट को जब आप देखेंगे तो ये आपका करंट सिनारियो की बात करता है कि गोदना को बचाने के लिए सरगुजा जिले के उदयपुर और लखनपुर ये दो ऐसे स्थान है जहां पे आर्ट को लेकर के, गोदना आर्ट को लेकर के आपके कपड़ों पर प्रिंट करके उसे मार्केटिंग में यूज किया जा रहा है। यानी यहां से अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से नए डिजाइन्स भी हो गई कपड़े की और साथ ही साथ आपका जो गोदना ट्राइबल जो कल्चर है उसका भी प्रमोशन हो रहा है। तो यहां भी अगर आप देखेंगे तो ये आपका करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या है कि बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए सरगुजा जिला क्षेत्र में लखनपुर और उदयपुर में कपड़ों पे आर्ट की जा रही है गोदना की। ठीक है, तो यहां पे आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा, दैट इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका वर्ष 2021 के तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? पहले आपको जानना यह जरूरी होगा कि तेंजिंग नॉर्गे जो आपका अवार्ड है ये किस फील्ड के लिए मिलता है और इसको देने के लिए कौन ऑथराइज्ड है इंडिया में। तो पहली बात, तेंजिंग नॉर्गे जो नेशनल अवार्ड है एडवेंचर स्पोर्ट्स अवार्ड में अगर हम बात करें तो ये साहसिक कार्यों के लिए, ब्रेवरी के लिए,
ध्यान रखेंगे आप, ब्रेवरी के लिए और चुनौतीपूर्ण, ध्यान रखिएगा, जहां पे चैलेंजेबल टास्क पूरा करना हो आपको, चुनौतीपूर्ण तरीके से किसी कार्य को पूरा करना हो, चुनौतीपूर्ण कार्य कंप्लीट करने की अगर बात करें तो करने के लिए यहां पर आपको ये तेंजिंग नोर्गे अवार्ड दिया जाता है। और इस वर्ष की अगर हम आपसे बात करें तो वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ध्यान रखेंगे 30 नवंबर को, यानी इस महीने की आखिरी तारीख को सभी के सभी जितने भी साहसिक कार्यों से जुड़े हुए हमारे लोग हैं उन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन इन सभी में कैटेगराइजेशन दिया गया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा नैना धाकड़ जिनका संबंध है छत्तीसगढ़ से, और ये आपको लैंड एडवेंचर्स में, ध्यान रखिएगा, लैंड एडवेंचर्स की कैटेगरी में इनको पुरस्कृत किया जाएगा, लैंड एडवेंचर में कैटेगरी में आपको पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो ध्यान रखिएगा वाटर एडवेंचर की बात आती है जब, तो वाटर एडवेंचर के लिए अलग कैटेगराइज किया गया है। और उसके बाद साम्याल को, ध्यान रखिएगा, ग्रुप कैप्टन साम्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, ग्रुप कैप्टन साम्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपसे स्टेटमेंट में कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 नवंबर 2022 को पुरस्कृत करेंगी, ऑब्वियसली सही है। नेक्स्ट है आपका तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से राज्य के नैना धाकड़ को पुरस्कृत किया जाएगा, यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन जब आप थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो यहां पे मेंशन किया गया है कि नैना धाकड़ को वाटर एडवेंचर वर्ग के लिए चुना गया है, जो कि आपका स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो यहां पे लैंड एडवेंचर होना चाहिए। ठीक है, लैंड एडवेंचर की कैटेगरी में नैना धाकड़ का सिलेक्शन हुआ है, तो ये स्टेटमेंट नंबर 3 जो है आपका करेक्ट यहां पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट है, दैट इज द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। और ये आपको याद रखना होगा कि तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें तो ये मिलता है आपका साहसिक और चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए। क्लियर रहेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो है आपके पास यहां सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई चेतना अभियान के राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम के संबंध से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। मतलब नई चेतना अभियान, पहले आपको जानना जरूरी होगा कि नई चेतना अभियान एक्चुअली है क्या। जेंडर गैप को फिल करने के लिए, जेंडर गैप को कम करने के लिए, अगर हम बात करें जेंडर इनइक्वालिटी को हटाने के लिए, नई चेतना अभियान केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और जैसे ही आप यहां पर देखेंगे केंद्रीय मंत्रालय में अगर हम बात करें तो यहां आपको राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के लिए, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला कि यहां के विहान आजीविका की अगर हम बात करें, विहान ग्रुप की जितनी भी फीमेल्स हैं उन सभी को मौका मिला इस कार्यक्रम के शुभारंभ महोत्सव में भाग लेने का और दीप प्रज्वलन का, साथ ही साथ आभार व्यक्त करने का, इसके अलावा अतिथियों के स्वागत करने का। ठीक है, तो अब हम वापस से स्टेटमेंट्स को जब देखते हैं तो मेंशन किया गया है कि लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक देश भर में नई चेतना पहल बदलाव की विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह आपका सही बात है कि आप यहां पे स्टेटमेंट 1 को करेक्ट मानोगे, क्योंकि 25 दिसंबर से लेकर के आपका 25 नवंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक नई चेतना पहल का शुभारंभ किया गया है और यह पूरे का पूरे 1 महीने तक चलेगा। और इसमें अगर हम बात करें तो लैंगिक भेदभाव को मिटाना है, जेंडर इनइक्वालिटीज को कंप्लीट करना है। मतलब कंप्लीट करने का इन द सेंस ये कि आप इसको जितना ज्यादा कम कर सकते हो करो। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है कि इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की विहान की महिलाओं ने सक्रिय सहभागिता दी है, तो ये आपका करेक्ट है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की विहान की महिलाओं ने, विहान आपका यहां पर एक आजीविका मिशन की अगर हम बात करें, जब आप ग्रामीण विकास पढ़ेंगे तो ग्रामीण विकास में जब आप रिलेट कीजिएगा इन सारी चीजों को तो किस तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अलग अलग छोटे छोटे आजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का योगदान है, स्वयं सहायता समूहों का योगदान है, सहकारी समितियों का योगदान है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। लेकिन यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की विहान की महिलाओं ने सक्रिय सहभागिता दी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो छत्तीसगढ़ की विहान की महिलाएं हैं इनमें 3 जिला, पहला आपका बस्तर, दूसरा आपका धमतरी और तीसरा आपका गरियाबंद। ये 3 जिलों से आपकी 3 महिलाओं को अलग अलग कार्यभार सौंपे गए थे। पहले में अगर हम बात करें तो धमतरी की रहने वाली जो चंद्रिका है, ध्यान रखिएगा, धमतरी की रहने वाली जो चंद्रिका है इनको दीप प्रज्वलन करने का मौका मिला। इसके अलावा
इसके अलावा बस्तर की रहने वाली गायत्री, ध्यान रखिएगा, बस्तर की रहने वाली जो गायत्री हैं उनको आभार व्यक्त करने का मौका मिला। और आखिरी में गरियाबंद की अगर हम बात करें तो गरियाबंद की रहने वाली हुलसी को, ध्यान रखेंगे, हुलसी को स्वागत हेतु यानी अतिथियों के स्वागत कार्य का भार सौंपा गया था नई दिल्ली में। ठीक है, तो अब यहां पे स्टेटमेंट्स को, पहले दो स्टेटमेंट्स तो हमारे पास सही हैं, तीसरे स्टेटमेंट को जब हम देखते हैं तो यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई है कि अतिथियों के स्वागत के साथ दीप प्रज्वलन में बस्तर जिले की गायत्री को मौका मिला, गलत। यहां पे ये स्टेटमेंट आपका तीसरा नंबर का स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चौथे स्टेटमेंट को देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि दीप प्रज्वलन के लिए धमतरी जिले की गायत्री का चयन किया गया था। ठीक है, सॉरी, धमतरी जिले के चंद्रिका को आमंत्रित किया गया था। और सेकंड में जब आप देखेंगे तो यहां पे मेंशन किया गया है कि बस्तर के विहान आजीविका समूह में आपको यहां पर मेन क्या है, आप यहां आभार व्यक्त करने के लिए यानी कि थैंक यू नोट बोलने के लिए, थैंक यू स्पीच देने के लिए इनको इनवाइट किया गया था। एंड लास्ट, गरियाबंद की हुलसी को किसके लिए, अतिथियों के स्वागत हेतु, वेलकम फॉर द गेस्ट, ये आपको सौंपा गया था कार्य गरियाबंद की हुलसी को। तो यहां पे जब आप तीनों स्टेटमेंट को, लास्ट के 3 स्टेटमेंट में आपके 2 स्टेटमेंट गलत है और सिर्फ 5 सही है। दैट मींस अगर आप सभी को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो यहां पे मैंने आपको बोला कि बस्तर जिले वाले को क्या मिला था, आभार। उसके बाद अगर हम बात करें दीप प्रज्वलन तो धमतरी जिले को, उसके अलावा हुलसी को सौंपा गया था आपका अतिथियों के स्वागत के बारे में। ठीक है, तो अब इन सभी में सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो ऑप्शन जो बनते हैं वो बनेंगे 1, 2 एंड 5। दैट इज यहां पे आपका बी ऑप्शन जो होगा ये आपका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन जो होगा ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में राजस्व प्रकरण के, ध्यान से देखिएगा, राज्य के किस जिले में राजस्व प्रकरण के त्वरित निराकरण के लिए घर घर अभियान अभिनव पहल की शुरुआत की गई है। तो राज्य के किस जिले में राजस्व प्रकरण, तो ध्यान रखिएगा, राजस्व प्रकरण की द्वारा अगर हम बात करें तो अभिनव पहल की शुरुआत की गई है, अभिनव पहल की शुरुआत की गई है। और इस अभिनव पहल में राजस्व अभिलेख को घर तक पहुंचाया जाएगा। रीजन क्या है, राजस्व अभिलेखों को घर तक पहुंचाया जाएगा। अगर आपको खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी चीजें हैं, जैसे आपका लैंड है, आपकी प्रॉपर्टी है, तो इन सब से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, इस सब सारे पेपर्स आपके घर तक पहुंचेंगे। और इन सभी चीजों के लिए अभिनव पहल की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत राज्य के धमतरी जिले से, ध्यान रखिएगा, धमतरी जिले से शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत जो हुई है धमतरी जिले से हुई है, याद रखेंगे। यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। सभी राजस्व प्रकरण के मामलों में जितने भी राजस्व अभिलेख अवेलेबल हैं आपके स्टेट में, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्पेशली, ठीक है, भूमि एवं राजस्व सुधार की अगर बात करें तो इन सभी में, लैंड एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो यहां पे आप अगर देखोगे तो हर एक आपको डिटेल्स, हर एक आपको पेपर घर तक मिलेगा। अभिनव पहल के शुरुआत इसी पर्पज से की गई है। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दुग्ध उत्पादन के संबंध में छत्तीसगढ़, जस्ट 1 मिनट, हाँ, दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। अब हम यहां पर देखेंगे कि मेंशन जो किया गया है, तो दुग्ध उत्पादन में अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 22 वर्षों में, ध्यान रखिएगा, पिछले 22 वर्षों में प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है, ध्यान रखेंगे, दूध की उपलब्धता अगर छत्तीसगढ़ में बात करें, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता छत्तीसगढ़ में 22 वर्षों में अभी तक सिर्फ 159 ग्राम हुआ है। ठीक है, 22 वर्षों में सिर्फ 159 ग्राम तक हम पहुंचे हैं। और 22 वर्षों में जो बढ़ोतरी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 55 ग्राम की हुई है, 55 ग्राम की हुई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रति व्यक्ति अवेलेबिलिटी की बात करें तो टॉप पे आता है आपका पंजाब, जहां पे 1.12 केजी पंजाब। देन आफ्टर आपका आता है हरियाणा में 1.12 केजी। ये आपके टॉप के स्टेट्स है जहां पे प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो अवेलेबिलिटी है जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ 159 ग्राम प्रति व्यक्ति होने के बाद भी पूरे इंडिया में 18th रैंक पे है, 18वें पोजीशन पे है पूरे इंडिया में।
और अगर प्रोडक्शन के मामले में हम बात करें तो टॉप में आपके उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे गुजरात, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश, पांचवें नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सारे स्टेट की टॉप लिस्ट है 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो अलग अलग प्रजाति की गाय होती है, अलग अलग प्रजाति की गाय होती है, उनकी ब्रीड्स अलग अलग होती हैं। तो यहां अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में हमारा देसी ब्रीड कॉस्टली गाय जो है यहां सबसे इंपॉर्टेंट है। मैदानी भाग में सबसे ज्यादा पशुपालन होता है छत्तीसगढ़ में। तो इन पशुपालन वाले एरिया में अगर आप देखेंगे तो अभी तक 22 वर्षों में दुग्ध उपलब्धता 159 ग्राम ईच पर्सन। ठीक है, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या दिया गया है। स्टेटमेंट्स 1 दिया गया है, दुग्ध उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का भारत में 18वां स्थान है। ये तो ऑटोमेटिक सही है, जो अभी मैंने आपको बताया कि इतने के साथ साथ 159 ग्राम के साथ साथ भी भारत में 18वें नंबर पे है। विगत 22 वर्षों में प्रति व्यक्ति रोजाना की दर से 50 ग्राम की वृद्धि के साथ 150 ग्राम उपलब्धता हुई है। यह स्टेटमेंट आपका गलत है यहाँ पे। ठीक है, रोजाना डेली प्रति व्यक्ति 50 ग्राम नहीं बल्कि 55 ग्राम की वृद्धि हुई है पिछले 22 वर्षों में। और अभी ओवरऑल की बात करें अगर हम, तो ओवरऑल यहां पे हो गया है, यहां पे आपका 50 ग्राम बढ़ा है और ये 150 की जगह पे 159 ग्राम हो चुका है। ठीक है, न्यूली जो आपका रिपोर्ट पब्लिश हुए है उसके आधार पे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका ऑलरेडी गलत है। नेक्स्ट आता है कि राज्य के गोवंश में 45% हिस्सेदारी कोसली ब्रीड की है। नहीं, यह भी स्टेटमेंट आपका गलत है। टोटल जो यहां की लाइव स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, लाइव स्टॉक में गोवंश की बात करें तो ठीक है, गोवंश में अगर आप देखिएगा तो टोटल जो नंबर है वो है 99.84 लाख टोटल। और इन सभी गोवंश में से अगर हम सिर्फ कॉस्टली ब्रीड के बारे में बात करें तो उसकी पूरी की पूरी परसेंटेज 65 की है, 65% है। तो यहां गोवंश वाले 45% की हिस्सेदारी जो बोल रहा है ये आपका 65% है। ये जो परसेंटेज है ये 65 है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, यहां पर ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। नेक्स्ट आता है कि प्रदेश में गोवंश की संख्या 99.84 लाख है। ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो ओवरऑल आपके पास सिर्फ दो ही स्टेटमेंट सही है, 1 और 4। दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो ये चीज आप थोड़ा सा रिलेट करके रखेंगे। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे नरवा, गरुआ, घुरुआ बारी, तो इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है गरुआ। ठीक है, गरुआ योजना। अब गरुआ में क्या है, जितने भी गाय हैं, बछिया है, बैल है, मतलब जितने भी लाइव स्टॉक में अगर आप देखेंगे, गोवंश में देखेंगे, इन सभी को कंजर्व करने का, पशुपालन से जुड़ा हुआ चीज है। और पशुपालन में अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें आती है, चाहे या तो मिल्किंग कैटल हो यानी दूध देने वाली मवेशी हो, या फिर नॉन मिल्किंग कैटल हो, किसी भी तरीके से ड्रॉट कैटल हो, सभी के संरक्षण के बारे में बात करता है। वही सेम चीज जब आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हो तो आपको वहां भी बताया जाता है कि आप क्या करेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ काउ कब्स फ्रॉम द स्लॉटरिंग से आपको प्रोहिबिट करने की बात करता है। तो यहां जब आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं उन सारे डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन आपको यहां पे गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीम्स आती है, प्लानिंग्स चलती है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी स्टडी करो तो करेंट को आप स्टैटिक पार्ट से रिलेट करो, देन आफ्टर आप अगर इकोनॉमिक से पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक पार्ट से रिलेट करो, ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ आ रही है तो ज्योग्राफिकल कंडीशन से आप उसको रिलेट करो, इन्वायरमेंट से रिलेट करो, देन आफ्टर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये आपके क्लियर रहेंगे। क्लियर है? तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन जो होगा ये आपका हो जाएगा डी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति एवं कलाकारों को पुरस्कृत किए जाने के संबंध में घोषणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो पहली चीज, छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति एवं कलाकार के पुरस्कृत। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा कि हाल ही में यह घोषणा की गई है कि छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका तीजन बाई जिनको ऑलरेडी पद्म विभूषण, ध्यान रखेंगे आप, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है तीजन बाई को, और पद्म भूषण ममता चंद्राकर, ध्यान रखेंगे आप, पद्म भूषण ममता चंद्राकर, इन दोनों को फिर से पुरस्कृत करने की बात कही गई है। और यह पुरस्कार इन लोगों का क्या होगा, यह पुरस्कार होगा संगीत नाटक एकेडमी। एक को लाइफ टाइम मिलेगा और दूसरे को मिलेगा सिर्फ संगीत नाटक एकेडमी। तो पहले बता दूं, तीजन बाई का नाम सामने आया है संगीत नाटक एकेडमी, ध्यान रखिएगा, संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप के लिए, और ममता चंद्राकर जी का नाम आया है सिर्फ और सिर्फ संगीत नाटक एकेडमी के लिए। और इन दोनों के अलावा खैरागढ़ के रहने वाले कश्यप बंधुओं को यूथ बिस्मिल्लाह खान, ध्यान रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान
युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो जब आप स्टेटमेंट्स को देखेंगे ध्यान से तो मेंशन है यहां पे कि संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप पुरस्कार के लिए ममता चंद्राकर को चुना गया है। ये गलत है, ये गलत है। संगीत नाटक एकेडमी के लिए चुना गया है ममता चंद्राकर को, और जब फेलोशिप के साथ ऐड कर देंगे तो फेलोशिप के लिए पद्म विभूषण तीजन बाई को चुना गया है। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट के गलत होने के साथ साथ आपका तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। सिर्फ नाम चेंज होने के पर्पज से यहां पे 2 स्टेटमेंट आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। सिर्फ आपके पास एक ही स्टेटमेंट बचता है, दैट इज सेकंड। खैरागढ़ के कश्यप बंधुओं को 2020 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार हेतु चयन किया गया है, और यह पुरस्कार दिया जाएगा महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। क्लियर रहेगा? तो बेसिकली चेंजेस कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। सिमिलरली जब आप आर्ट एंड कल्चर से किसी चीज को रिलेट करते हैं तो फिर आप वहां पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख पाते हैं। जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं या फिर ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड को देखते हैं या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को देखते हैं तो वहां से चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती है आपको। या जैसे ही आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले तो थोड़ा सा रिलेट करके देखो कि क्या इसका कोई इंपॉर्टेंस पॉलिटी में है, क्या इसका इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में है, क्या इसका इंपॉर्टेंस आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, स्कीम से रिलेटेड है, कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम इससे मैच कर रहा हो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्कीम मैच कर रहा हो, ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन जो है केवल 2 यानी ऑप्शन सी जो होगा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आगामी गणतंत्र दिवस वर्ष 2023 के लिए, आगामी गणतंत्र दिवस वर्ष 2023 के लिए किस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि मिस्र के राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे, मिस्र के राष्ट्रपति को 2023 के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। रीजन, जब भी हम ऐसा कुछ भी करते हैं, जब आप देखोगे कि जब हम किसी को विशिष्ट अतिथि के रूप में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को बुला रहे हैं तो वहां पे हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुधार हेतु हम ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट हमारे लिए जरूरी क्या है? हमारे लिए जरूरी है कि जितने भी आसपास के देश हैं सभी के साथ हमारा रिलेशन अच्छा रहे। कुछ ऐसी चीजें जहां से हमें मिल सकती है या फिर हमसे किसी को कोई फायदा हो सकता है, क्योंकि हमें भी तो अपना मार्केट बढ़ाना है और कहीं से कुछ चीजों का आपको इंपोर्ट भी करना है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखते हुए, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। तो इस साल के लिए वर्ष 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाया जाएगा। इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति सिर्फ विजिट पर आए थे। अगर हम बात करें 2016 में, 2016 में एक बार ऑलरेडी वो इंडिया को विजिट कर चुके हैं। और अफ्रीकी देशों के साथ हम अपने संबंधों को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए, जैसे हो क्या रहा है कि जितने भी वहां पे इस्लामिक कंट्री हैं थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आती है, ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री की अगर हम बात करें तो इन सभी में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन चलते रहती है। तो इन सभी को पाटने का या फिर उस गैप को कम करने का, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, कैसे होगा? अभी आप सभी को पता होगा कि हाल ही में COP27 का बैठक हुआ था मिस्र के अल शरम में। तो अल शरम में जब बैठक हुई तो वहां भी हमारे प्रतिनिधि गए थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां गए थे। तो इन सारी चीजों से हमारा इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा होता है। और इस साल का ध्यान रखिएगा कि मिस्र के राष्ट्रपति को हम लोग गणतंत्र दिवस के यानी 2023 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के रूप में बुला रहे हैं। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? इनका नाम क्या होगा? ठीक है, अब इनका नाम है अब्दुल, ध्यान रखिएगा, अब्देल फताह अल सीही, ध्यान रखिएगा, अब्देल फताह अल सीही इनका नाम है और ये है मिस्र के राष्ट्रपति। ठीक है, ये है मिस्र के राष्ट्रपति। और नेक्स्ट अपकमिंग जो हमारा रिपब्लिक डे है ये हमारे चीफ गेस्ट होंगे। क्लियर है? करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। विलुप्त प्राय प्राणी, ध्यान रखेंगे यहां पर, इंडेंजरस स्पीसीज वल्चर, इंडेंजरस स्पीसीज वल्चर, विलुप्त प्राय प्राणी गिद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नेशनल पार्क के बफर एरिया, नेशनल पार्क के बफर एरिया की अगर हम बात करें तो बफर एरिया में, ध्यान रखिएगा, बफर एरिया मडेर में, ठीक है, मडेर में, ध्यान रखेंगे यहां पे मडेर,
ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क के बफर स्टेट एरिया में अगर हम बात करें, बफर एरिया में मडेर में पहाड़ियों पर अभी गिद्धों का झुंड देखा गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गिद्धों का झुंड देखा गया था। वैसे भी ये विलुप्त प्राय है, यानी कि विलुप्त होती हुई प्रजाति है। तो इसमें अगर हम बात करें तो भारत में कुल 9 प्रजातियां पाई जाती है, और इन 9 प्रजातियों में से 5 अकेले छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और इस 5 छत्तीसगढ़ में से 3 जो हैं ये आपके बस्तर रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका यहां पे डेटा है कि टोटल 9 स्पेसीज है। इन प्रजातियों में से 5 जो है छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ के 5 में से 3 जो है ऑलरेडी आपके बस्तर में है। तो इन सभी के संदर्भ में आपसे कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, उसको देख करके हाल ही में जो कंडीशन बनी है कि अभी क्या हो रहा है, कांगेर वैली, ध्यान रखेंगे आप, कांगेर वैली में भी क्या चल रहा है, पक्षी सर्वेक्षण। ठीक है, 25 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, पक्षी सर्वेक्षण स्टार्ट हो चुका है। 11 राज्यों के 57 से भी अधिक एक्सपर्ट्स आए हैं, कितने पक्षी हैं, कितनी प्रजातियां हैं, इसकी काउंटिंग के लिए। ठीक है, सर्वे करने के लिए। तो जब आप यहां पर देखेंगे स्टेटमेंट्स को, तो मेंशन किया गया है भारत में गिद्धों की कुल 9 प्रजातियां बची है, 5 प्रजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता रखा हूं। दूसरा है, राज्य में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों में से 3 का संबंध बस्तर प्रक्षेत्र से है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बफर जोन मदेड़ में पहाड़ियों में गिद्धों का झुंड देखे गए हैं, तो ये भी आपका सही है। रिसेंट का ये अभी हम बात करें तो गिद्धों के संरक्षण के लिए संबंध इसका कहां से है उसको देखिएगा। पहली चीज तो मैं यहां पे आपको बता दूं कि हमारे वेस्टर्न पार्ट में अगर देखें, छत्तीसगढ़ के वेस्ट में, तो आपका महाराष्ट्र का बहुत सारा पार्ट जो है अटैच होता है। ठीक है, नीचे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का बहुत सारा पार्ट जो है अटैच होता है। और यहां देखेंगे जब आप, तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एट प्रेजेंट गिद्धों के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गढ़चिरौली में गिद्धों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और गिद्ध जो है वहां से निकलने के बाद कहां आ सकते हैं, तो नेक्स्ट जो स्टेप मिलता है उनको इंद्रावती का एरिया मिल जाता है। तो इंद्रावती एरिया की तरफ वो लोग बढ़ते हैं, और इसीलिए एट प्रेजेंट मदेड़ वाले इलाका में अगर हम बात करें तो मदेड़ इलाके में अभी गिद्धों की संख्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है। ठीक है, तो अभी जरूरत क्या है हमें, ये सारे के सारे रेड डाटा बुक जब आप पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट अगर आप पढ़िएगा तो रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी चीजों में अगर आप देखिएगा तो जितनी भी विलुप्त प्राय, क्रिटिकल इंडेंजर और कुछ ज्यादा ही रेड डाटा बुक में अगर हम बात करें तो अलग अलग साइट्स के द्वारा रेड डाटा बुक जनरेट किया जाता है। इसमें अगर आप देखिएगा तो अलग अलग प्रजातियों के विलुप्त होने की टाइमिंग, कितने सालों में खत्म होंगे, संरक्षण करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इसके बारे में आपको विवरण मिलता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन विल बी ए, सभी। ठीक है, ऑप्शन विल बी ए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आपका, राज्य के ग्रामीण अंचलों में, ध्यान से देखिएगा, राज्य के ग्रामीण अंचलों में घरेलू नल कनेक्शन निःशुल्क के तहत कितने परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया गया है। तो आपको पता होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा हर घर जल योजना चलाया जा रहा है, हर घर जल योजना चलाया जा रहा है। और इस योजना में अगर हम बात करें तो सिर्फ घर ही नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र, जितने भी हमारे आसपास के एरिया में स्कूल्स हैं उसमें, और साथ ही साथ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें, सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में बात करें, तो हर जगह पे नल जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हर घर जल योजना के साथ साथ और भी वाटर कंजर्वेशन के प्लानिंग चलाए जाते हैं। बट यहां पर आपसे क्वेश्चन में यह मेंशन किया है कि ग्रामीण अंचल में निःशुल्क घरेलू नल जल कनेक्शन के तहत राज्य के कितने परिवारों को इससे लाभ मिला है। तो अगर हम यहाँ पे बेनिफिट की बात करें तो ओवरऑल जब आप देखिएगा तो घर घर जल में प्रदेश में, यानी कि छत्तीसगढ़ में कुल 16.68 लाख परिवारों को निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन दिया गया है, निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन दिया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी की अगर हम बात करें तो जितने भी राज्य के आंगनबाड़ी है, मैक्सिमम आंगनबाड़ी में इनकी जो संख्या है आंगनबाड़ियों की, इसमें अगर आप देखेंगे तो आंगनबाड़ी में भी बहुत सारे अगर आप देखिएगा तो टोटल जो यहां पे है 17,000 के आसपास है। ठीक है, आंगनबाड़ी जो है 17,000 से अधिक आंगनबाड़ी में इसकी सुविधा पहुंचाई गई है। इसके अलावा राज्य में अगर आप देखेंगे तो राज्य के जितने भी स्कूल्स हैं उसमें से 43,000 से भी ज्यादा स्कूलों में, 43,000 से ज्यादा स्कूलों में, ध्यान रखिएगा 43,000 से ज्यादा स्कूलों में। ठीक है, इसके अलावा आंगनबाड़ी में अगर हम बात करें तो आंगनबाड़ी में 17,000 आंगनबाड़ी नहीं होगा, 17,000 आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा,
सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्रों पे, ठीक है, सामुदायिक भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी जगहों पे नल जल की व्यवस्था की गई है। और जब आंगनबाड़ी की बात करेंगे तो ये आपका 44,000 के आसपास है, 44,000 प्लस, ठीक है, 44,000 से ज्यादा नल जल कनेक्शन यहां पर दिया जा चुका है। तो ओवरऑल हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब जाते हैं तो मेंशन किया गया है आपको कि ग्रामीण अंचल में निःशुल्क घरेलू नल जल कनेक्शन 16.68 लाख परिवारों को इसकी सुविधा मिली है। दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, राज्य में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़, राज्य में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 7वां चरण की शुरुआत कब से की जाएगी? तो मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? सघन अभियान का एरिया सबसे आपको जानना जरूरी है। सघन अभियान का एरिया, तो सघन अभियान का एरिया आपका बस्तर अंचल, बस्तर अंचल का सुकमा, सुकमा, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, नारायणपुर, बीजापुर, नारायणपुर, बीजापुर, ये आपके 4 जिलों में सघन अभियान चलाया जाएगा मलेरिया मुक्त करने के लिए। और राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा 1 दिसंबर से, ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर से 7th स्टेज स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है, 7th स्टेज जो है स्टार्ट किए जाएंगे मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के नाम से। क्लियर रहेगा? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, इसमें और ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेज में अगर आप देखिएगा तो इंपॉर्टेंट डेज में एज आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड एड्स डे के रूप में हम लोग 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ यहां पर अगर आप देखेंगे तो मलेरिया मुक्त अभियान की अगर हम बात करें तो ये भी आपका यहां पे 7th स्टेज स्टार्ट हो रहा है, कब से? आपका 1 दिसंबर से। क्लियर है? क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी। तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त लोगों के लिए सबसे अच्छे देशों की सूची में सेवानिवृत्त लोगों के रहने लायक, ध्यान रखिएगा पहली चीज, सेवानिवृत्त लोगों के रहने के लिए सबसे अच्छे देशों की सूची में विश्व का कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की गई है कि जितने भी 2022 में रिटायर्ड हुए हैं उन सभी को रहने लायक पसंदीदा पूरे विश्व में एक जगह, एक देश ऐसा कौन सा है जिसको लोगों ने सेलेक्ट किया है, ठीक है, रहने लायक देशों में। तो गाइस यहां पर आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे आपको टॉप 5, ये जो ऑप्शन है ये आपके टॉप 5 है, ठीक है, ये आपके टॉप 5 है, उसमें से नंबर 1 को आपको यहां पे सेलेक्ट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर करना है। क्लियर रहेगा? तो चलिए ये था आज का सेशन, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ गाइस आपका सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आपका पब्लिश हो चुका है, आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, फटाफट अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और फर्निश कीजिए। हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखा है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बेशक आप यहां पे कॉल करके देख सकते हो, हम आपको शेड्यूल भेज देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप अपना वहां पे डिटेल्स सबमिट करेंगे, देन आफ्टर आपको पूरी प्लानिंग दिख जाएगी। वहां पे टोटल 38 टेस्ट रखा गया है, 4 दिसंबर से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है और ये आपका चलेगा जनवरी तक। देन आफ्टर आप यहाँ पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, बाकी सारी चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच।